Your civil services dream takes shape with us. We are Delhi IAS Academy. Your dreams, our duty. मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं भूपेंद्र शामनानी। आज हम बात करने वाले हैं कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में जो जीएस का सेकंड पेपर है आपका सीसैट सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, इसकी तैयारी की क्या रणनीति होनी चाहिए, किस प्रकार से इस पेपर को हमें क्रैक करना चाहिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए और किन बातों का ध्यान रखते हुए हमें सीसेट में अपीयर होना चाहिए। तो आज इसकी सीसेट की जिस तैयारी पर आप में से बहुत से विद्यार्थियों का ये कहना भी था कि सर सीसेट पर इस बार का जो पेपर आया वो पिछले साल के मुकाबले उसकी अप्रोच चेंज थी, क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा अच्छा था, तो हम उन पे भी कुछ मुद्दों पे बात करेंगे। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि सीसेट ये जो एग्जाम है आपका सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, ये आप अच्छे से जानते हैं कि ये यूपीएससी के एग्जाम्स होते हैं वहां भी जीएस का सेकंड पेपर सीसेट है, और जो स्टेट पीसीएस है, जितने राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं होती हैं उनमें भी सीसेट होने वाला एक पेपर है जिसमें आपको एक क्वालिफाइंग कट ऑफ लाना होता है, जिसमें हम बात करते हैं कि यदि ये जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 33% एंड जो रिजर्व कैटेगरी के विद्यार्थी हैं उनके लिए 23% क्वालिफाइंग कट ऑफ होता है। तो यहां पे हमको ये भी ध्यान रखना है कि सीसेट की जो तैयारी है उस पर आज हम कुछ बिंदुओं पे बात करने वाले हैं कि सीसेट का एग्जाम क्यों करवाया जाता है, फिर इस एग्जाम के लिए आवश्यक रणनीति क्या होनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं स्ट्रैटेजी, कि इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए किस रणनीति का आपको उपयोग करना है, और कुछ सामान्य परिचय पे हम बात करेंगे कि सीसेट के एग्जाम्स में किस किस खंड से क्वेश्चन आते हैं, किस सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं और कितने क्वेश्चन होते हैं, उनका वेटेज क्या होता है, और फिर हमें एग्जाम में किस रणनीति से इस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहिए। फिर हम यहां पे बात करेंगे कि इस एग्जाम में हमें क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले यदि क्यों की बात करें तो आप अच्छे से जानते हैं कि सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट है, ये आपकी अभियोग्यता का परीक्षण है। तो चूंकि किसी लोक सेवक को, यदि राज्य लोक सेवा आयोग की बात करें या राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा की बात करें, तो ये एक प्रकार का अभिरुचि परीक्षण जो आपका किया जाता है वो आप में कुछ योग्यताएं हैं या नहीं, यानी एक सिविल सर्वेंट होने के लिए आप में कुछ योग्यताएं होनी चाहिए, जैसे डिसीजन मेकिंग पावर, इसके अंतर्गत रीजनिंग एबिलिटी, आपकी तार्किक योग्यता। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो व्यक्ति में जन्मजात होती हैं और कुछ ट्रेनिंग के द्वारा आपको गाइडेंस प्रोवाइड करके वो चीजें इंप्रूव की जाती है। तो ठीक यहां पर प्रारंभिक स्तर पर आपको उतना नॉलेज है या नहीं, जिसके अंतर्गत आपकी मानसिक योग्यता का परीक्षण, आपकी तार्किक योग्यता का परीक्षण, आपका कम्युनिकेशन लेवल, आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल, आपसे कंप्रीहेंशन और आपसे लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन यहां पूछे जाते हैं। तो अब हम खंडों में बात करेंगे कि किस खंड पर कैसे प्रश्न अभी पूछे जा रहे हैं, थोड़ा सा ट्रेंड में अभी क्या चेंजेस हुआ सीजीपीएससी में। तो यहां आपको समझ में आ गया कि इसकी तैयारी हमें क्यों करनी है। दूसरी यदि हम मुख्य बात करें तो इसके अंतर्गत यदि हम सामान्य परिचय पे बात करें तो जैसे अभी हमने बात की कि यहां जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो आपकी गणितीय योग्यता पर प्रश्न आते हैं। तो जब गणितीय योग्यता की हम बात करते हैं तो यहां भी हम खंडों पे बात करें तो सिलेबस में तो ये आपका लिखा होता है क्लास 10th तक की मैथमेटिक्स। कुछ खंड हैं जहां पर आपको 11th और 12th के कुछ सेक्शन कवर करने हैं, क्योंकि जब आप सीसेट क्वालिफाई कर लेते हैं और प्रारंभिक परीक्षा में आप चयनित हो जाते हैं तो आप अच्छे से जानते हैं कि मुख्य परीक्षा के जो 7 पेपर हैं उसमें पेपर 4 में भी आपको मैथ्स का खंड और रीजनिंग का खंड फिर से मिलता है। तो जब वहां पर आपको साइंस के पेपर में, जिसमें साइंस के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिर सेकंड पार्ट में आप पढ़ते हैं मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन,
और पार्ट 3 वहीं पर आपका अप्लाइड साइंस होता है, जिसमें टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी प्रश्न पत्र 4। तो चौथे पेपर में भी आप देखते हैं कि गणितीय योग्यता से संबंधित वहां प्रश्न होते हैं और वो स्कोरिंग पेपर है आपका वहां पर। तो आपको ये समझना है कि हम प्रारंभिक स्तर से यहां पर तैयारी इस प्रकार करें कि इस खंड में हमको समस्या ना आए और यहां हम अधिक से अधिक अंक अर्जित कर पाए। तो गणितीय योग्यता से संबंधित खंडों पे बात करें तो यहां मेंस का पूरा सिलेबस आप देख सकते हैं, जो कि आप प्री में वहां से भी खंड से क्वेश्चन इंक्लूडेड है। तो कुछ खंडों पे यदि हम बात करें तो इसमें देखिए जैसे नंबर सिस्टम के क्वेश्चन है, तो इसमें जब हम अंक गणित की बात करते हैं तो अंक गणित में आपसे यह समझना है कि नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ और रेशियो एंड प्रोपोर्शन। फिर इस पे खंडों पे हम बात करते जाए तो परसेंटेज हुआ, परसेंटेज के साथ प्रॉफिट एंड लॉस हुआ। यानी ये खंड है जो किसी भी विद्यार्थी के लिए, जिसको हम कहते हैं बेसिक मैथमेटिक्स, तो ये खंड आपके लिए अच्छे होते जाएंगे या इन खंडों पे आप अच्छी मेहनत करेंगे तो इसका प्रभाव आपको दिखेगा कि प्रारंभिक परीक्षा में आप क्वालिफाई करेंगे। साथ ही साथ मुख्य परीक्षा के जब खंडों पे हम बात करेंगे तो प्रारंभिक लेवल का मैथ्स आपका जो होना चाहिए वो इन खंडों पर कम से कम आपको मेहनत करनी है प्रारंभिक स्तर पर, कि ये खंड आपके लिए अच्छे हैं तो इसका फायदा आपको सीधे सीधे डेटा इंटरप्रिटेशन में मिलेगा। कि आप देख रहे हैं कि आजकल मुख्य परीक्षा हो या प्रारंभिक परीक्षा हो, डेटा इंटरप्रिटेशन के अंतर्गत आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर चाहे वो पाई चार्ट पर हो, चाहे पिक्टोग्राफ पर हो, चाहे वो टैबुलेशन पे हो, चाहे लाइन ग्राफ पर हो। तो ये जब बेसिक खंड हमारे अच्छे होंगे तो ये डेटा इंटरप्रिटेशन आपका अच्छा हो जाएगा। और यहाँ गणितीय योग्यता के साथ डेटा इंटरप्रिटेशन भी इंक्लूड होता है। यहीं से जब मेंस में आप जाते हैं तो आप देखते हैं कि वहां पर फर्स्ट खंड में रैशनल नंबर्स, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, बैंकिंग मैथमेटिक्स, तो जिसके अंतर्गत हम लॉन्ग वे में इनकम टैक्स निकालना सीखते हैं। बेसिक लेवल पर हम एफडी आरडी के इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करते हैं। तो ये चीजें कि ये यदि चीजें हमारी प्रारंभिक स्तर से अच्छी होंगी तो इसका बेनिफिट मेंस के एग्जाम में भी आपको मिलना है। गणितीय योग्यता के अंतर्गत बाकी भी खंड है। तो अभी हमने बात की कि प्रारंभिक स्तर पर कौन कौन से खंडों पर आपको मेहनत करनी है और ये खंड आपके अच्छे होने चाहिए। फिर यदि हम बात करें इसके साथ में तो कुछ खंड आपके यहां प्रारंभिक परीक्षा में कुछ खंड आपके इंक्लूड भी होते हैं। जैसे यहां पर कुछ खंड आपके मेंसुरेशन से, यहां से कुछ क्वेश्चन आपके बनते हैं जिसके अंतर्गत प्रायः आकृतियों पर क्षेत्रफल के और आयतनों के प्रश्न होते हैं। ठीक यहां पर कुछ खंडों में आपको क्वेश्चन मेंसुरेशन से रिलेटेड परसेंटेज पे भी दिए जाते हैं। और आजकल वो परसेंटेज के जो क्वेश्चन, जैसे इस बार का जो प्रश्न पत्र हुआ, आपको एक क्वेश्चन मिला क्यूब पर। तो जनरली होता है कि जब आपको कोई एक साइड दे दी जाए तो उसके एरिया में आपको परसेंटेज की वृद्धि या कमी पे क्वेश्चन आता है। इस बार क्या हुआ, आपको एरिया इंक्रीमेंट देकर आपसे वॉल्यूम पूछ लिया गया। यानी यहां पर थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि बेसिक लेवल से क्वेश्चन थोड़े अच्छे आए। कि अभी तक होता था कि आपको एक साइड देकर रेक्टेंगल की या स्क्वायर की या कोई भी 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल आकृति की साइड देकर एरिया पूछता था। 3D पर वही साइड्स प्रोवाइड करके आपसे वॉल्यूम पूछता था। तो यहां पर इस बार उन्होंने प्रश्न पत्र में क्या चेंजेस किया, आपको एरिया देकर वॉल्यूम पूछा गया। तो यानी ये भी समझना है कि जब हम मेंसुरेशन की तैयारी करें तो यहां से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो प्रारंभिक जो डेफिनेशन लेवल के क्वेश्चन होते हैं, जिसको हम कहते हैं एरिया रिलेटेड क्वेश्चंस या वॉल्यूम रिलेटेड क्वेश्चन, जो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, उन पे तो प्रिपरेशन करनी ही है। साथ ही साथ अब हमें यह भी ध्यान देना है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे परसेंटेज के खंड पर, रेशियो के खंड पर, एवरेज के खंड पर भी पूछे जा रहे हैं। तो हमें क्या करना है कि इन खंडों को तैयार करना है। प्रारंभिक स्तर पर हमें फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए, मेंसुरेशन के, क्षेत्रमिति के जो सूत्र हैं वो हमें कंठस्थ हो, और साथ ही साथ फिर उस अप्रोच को हम फॉलो कर पाए कि इससे रिलेटेड जो डिफरेंट सेगमेंट्स हैं मैथ्स के, वहां वो खंड किस प्रकार से उपयोग में आते हैं या वहां वे प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं। ठीक उसी प्रकार मैथ्स के ही खंड में यदि हम जाए आगे तो आपके पास कुछ क्वेश्चन आते हैं जो हम कहते हैं मिसलेनियस खंडों से पूछे जाते हैं। जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे कुछ क्वेश्चन आ गए, ठीक है,
आपके मिक्स फ्रैक्शन रिलेटेड क्वेश्चन आ गए, वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए। तो गणितीय योग्यता है कि एक नॉर्मल अप्रोच हमारी होनी चाहिए कि हम पहले कैलकुलेटिव अप्रोच को अपनी इंप्रूवमेंट लाएं, हम कॉन्सेप्ट पे फोकस करें और फिर यहां से हम धीरे धीरे उस क्वेश्चन को एक से अधिक विधियों से बनाना सीखें। कि किसी भी क्वेश्चन को बनाने का एक जनरल वे होता है जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल रूल से बनता है। दूसरा हम कहते हैं एक शॉर्ट टेक्निक होती है जिसमें एक फॉर्मूला में अप्लाई कर दें। ये कई बार इसको हम कहते हैं मेंटल कैलकुलेशन, सिर्फ ऑप्शन देकर हम सॉल्व करें या माइंड में ही कैलकुलेशन कर लें। तो यदि ये अप्रोच हम यहीं से डेवलप कर लेंगे तो उसका फायदा ये होगा आपको कि प्रारंभिक परीक्षा में तो ठीक है ऑप्शंस आपके पास हैं, मुख्य परीक्षा में क्या होता है आपके पास ये क्वेश्चन अंकों पे विभाजित होते हैं कि 2 अंकों पर, 4 अंकों पर, 8 अंकों पर, 10 अंकों पर। तो यदि आप प्रारंभिक स्तर से ये तैयारी इस प्रकार से करते हैं कि मैथ्स के एक ही क्वेश्चन को आप अलग अलग डायमेंशंस में बनाना शुरू कर देते हैं तो इसका सीधा बेनिफिट आपको मेंस के एग्जाम में मिलेगा। ठीक उसी प्रकार दूसरे खंड में हम बात करें तो यहां पे रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। यानी यहां जब हम देखें तो आपकी तार्किक योग्यता के मापन के लिए रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं और रीजनिंग से रिलेटेड जो खंड है आपके उसमें आप देखते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग बहुत ही महत्वपूर्ण खंड है। कि यहां से आपको दिखता है कि आपके जितने भी सीरीज के क्वेश्चन हो, अल्फाबेटिकल सीरीज हो, नंबर सीरीज हो, एनालॉजी हो, ऑड वन आउट हो, तो यहां आपके 4 से 5 क्वेश्चन इसी खंडों से बन जाते हैं। और यहां आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए कि जो हम अल्फाबेट्स पढ़ते हैं ए से लेकर जेड, लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट, तो हमें इनका क्रम याद होना चाहिए। क्रम याद होने की हम टेक्निक पे भी बात करते हैं आपसे क्लास में, और ये चीजें बड़ी आसान है कि ये चीजें आपको जब याद होती हैं तो ये प्रश्न आप बड़े आसानी से बना सकते हैं। इसके अलावा खंडों में हम बात करेंगे लॉजिकल रीजनिंग है, वर्बल रीजनिंग है, इसके अंदर ढेर सारे खंड है, डायरेक्शंस हैं, ब्लड रिलेशन है, पजल से रिलेटेड क्वेश्चन है, सिटिंग अरेंजमेंट है। तो अलग अलग खंडों से यदि आप देखेंगे तो लगभग 1 से 2 प्रश्न आपसे इस खंड से पूछे जाते हैं। यानी कुल मिलाकर आप देखेंगे तो सभी खंड से यदि एक एक क्वेश्चन भी काउंट करते हैं तो 25 to 30 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के हो जाते हैं। नियर अबाउट 25 to 30 क्वेश्चन आपके मेंटल कैलकुलेशन मैथमेटिक्स पे हो जाते हैं। और इसके अलावा आपसे क्वेश्चन लैंग्वेज पे पूछे जाते हैं। तो लैंग्वेज में आपको पता है कि यहां हिंदी और छत्तीसगढ़ी की भाषा से संबंधित आपके जो प्रश्न होते हैं वो हिंदी और छत्तीसगढ़ी पर। तो यहां पर इनका रुझान लगभग 10-10 प्रश्नों का होता है, किसी केस में 15 भी हो जाते हैं। और ये बड़ा हेल्पफुल करता है आपको कि लैंग्वेज भी आपकी इसलिए भी अच्छी होनी चाहिए क्योंकि पता है कि पेपर 1 जो मुख्य परीक्षा में है उसमें लैंग्वेज का महत्वपूर्ण रोल है। और चूंकि आप छत्तीसगढ़ में सेवा करेंगे तो यहाँ की जो छत्तीसगढ़ी है वो आपको एज अ कम्युनिकेशन लेवल पे आनी चाहिए, ये भी अनिवार्य है। तो यहाँ से प्रायः जो आपके प्रश्न होते हैं वो आप देखिए इनके व्याकरण पर, रचनाओं पर, मुहावरों पर, लोकोक्तियां जिनको जनौला भी हम कहते हैं, तो इनसे रिलेटेड प्रश्न आपको दोनों खंडों में देखने को मिलेंगे। हिंदी व्याकरण पे कुछ प्रश्न आपके जो मेंस का सिलेबस है उसके आधार पे भी प्रश्न बनते हैं। कुछ आपके व्याकरण बेस्ड जैसे छंद, रस, अलंकार, इन पे भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। और रचनाएं, छत्तीसगढ़ के जो रचनाकार हुए, साहित्य के जो यहाँ विद्वान हुए, उनकी रचनाओं पे भी आपसे प्रश्न बनते हैं। इसी प्रकार जो चौथे खंड पे हम बात करें तो यहाँ जो क्वेश्चन आता है आपका डिसीजन मेकिंग स्किल्स पर या कुछ आपके कंप्रीहेंशन के क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो क्वेश्चन होंगे कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन होंगे, कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो आपको उदाहरण के रूप में कथन कारण में दिए जाएंगे। तो डिसीजन मेकिंग स्किल को चेक करने के लिए कि एक लोक सेवक में निर्णय क्षमता कैसी होनी चाहिए, तो यहां निर्णय क्षमता के प्रश्न होंगे। कम्युनिकेशन स्किल के क्वेश्चन होंगे कि यहां आप देखेंगे तो यहां पर संचार प्रेषण के भी आपको क्वेश्चन दिखाई देंगे जो पैसेजेस के फॉर्म में, ठीक है, जो प्रायः किस रूप में मिलेंगे आपको, पैसेज के फॉर्म में मिलेंगे कि उस पैसेज को पढ़कर उस कंप्रीहेंशन को रीड करके आप उसके बारे में कैसी विचारधारा रखते हैं और उसके आधार पर आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो कुल मिलाकर यदि हम बात करें तो यहां जो 100 क्वेश्चंस आपके बनते हैं
जो 100 प्रश्न यहां पर आपके बनेंगे, उसके विभाजन की रणनीति को हम समझें तो आपको दिखता है कि एक मेजर पार्ट आपका जो कवर हो जाता है वो मैथ्स और रीजनिंग के खंड में कवर हो जाता है, कि लगभग मैथ्स के सेगमेंट में यदि हम डेटा इंटरप्रिटेशन को इंक्लूड कर दें तो लगभग आप कह सकते हैं 30%। ठीक उसी प्रकार रीजनिंग के खंडों में भी हम लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, रीजनिंग के सभी खंडों को इंक्लूडेड करें तो ये भी आपका 30% कवर करता है, तो लगभग 60% तो यही हो गया मान लीजिए। अब इस खंड में आप चाहें तो लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, 10% हिंदी, 10% इंग्लिश, छत्तीसगढ़ी, तो लगभग ये दिख रहा है आपको 80% ये कवर हो गया। और इसके अलावा जो आपका 20% बचता है उसमें मिसलेनियस जो विशिष्ट खंड आ जाएंगे, जिसमें कई बार मेंटल कैलकुलेशन के क्वेश्चन हो जाएंगे, आपके कम्युनिकेशन स्किल के क्वेश्चन हो जाएंगे, इसके अलावा कंप्रीहेंशन के क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो एनालिटिकल अप्रोच के क्वेश्चन होंगे। तो यहां पर आप कह सकते हो कुल मिलाकर ये जो प्रश्न पत्र है उसमें 100 प्रश्न आपको दिए जाते हैं। समय सीमा आपके पास होती है 2 घंटे की। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमें क्वेश्चन को क्वालिफाई करने, इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए ये जरूरी है कि हमारी अप्रोच ऐसी होनी चाहिए कि हम किस फील्ड के विद्यार्थी हैं और फिर हमें प्रश्न चयन किस प्रकार से करना है। क्योंकि विद्यार्थियों की दिक्कत भी आती है इस पेपर में कि कई बार प्रश्न छूट जाते हैं कि टाइम हमें कम पड़ा। तो टाइम कम पड़ने का सीधा सा तात्पर्य यह है कि आपने किसी खंड में ज्यादा समय दिया है। तो ये पेपर को बनाने से पहले आपकी रणनीति किस प्रकार की होनी चाहिए। यदि आप साइंस के स्टूडेंट हैं, यानी आपसे मैथ्स अच्छा बनता है, तो आप इस प्रश्न पत्र की शुरुआत सीधे मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन से कर सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, मैथ्स हमारा थोड़ा सा मध्यम है, ठीक है, 50% क्वेश्चन बनते हैं, कुछ क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तो फिर आप यहां पर लैंग्वेज के खंड से प्रश्न शुरू करते हुए रीजनिंग के खंड में जाते हुए फिर मैथ्स के सेलेक्टेड टॉपिक्स पे आप यहां बात कर सकते हैं, उन प्रश्नों का चयन कर सकते हैं। क्योंकि यदि हम इंपॉर्टेंट समझे तो इस प्रश्न पत्र को क्वालिफाई करने के लिए, जैसे हमने पहले बात की आपसे, 33% यानी 33 प्रश्न आपको सही बनाने होते हैं। तो 33 क्वेश्चन यदि आपको सही बनाने हैं तो आपका एक टारगेट क्या होना चाहिए, तो आपका टारगेट कम से कम 50 क्वेश्चन का होना चाहिए कि आपको यदि 100 प्रश्न दिए गए तो कम से कम 50 प्रश्न आप अटेंड करें, क्योंकि और 50 प्रश्न सही आपके बनने चाहिए। टारगेट का मतलब ये कि वो प्रश्न आपसे सही बने। कई बार मामला होता है 50 आपने अटेंड किए, वहां से 10%, 15% क्वेश्चन रॉन्ग हो गए या आपका आंसर मिसमैच हो गया, तो उस केस में भी आप है कि आप आसानी से इसको क्वालिफाइंग कर सकते हैं। यदि आपसे प्रश्न पत्र बनता है तो आप आगे भी जा सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि आप 50 वही क्वेश्चन बनाकर आए, लेकिन लगभग आपने 50 क्वेश्चन सही बनाए हैं तो उस स्थिति में क्वालिफाई करने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं और ऐसी कोई संभावना नहीं होती कि सीसेट क्वालिफाई नहीं हो। यदि इस वर्ष के प्रश्न पत्र पर बात की जाए तो इस वर्ष के प्रश्न पत्र में आप देखते हैं कि इन खंडों पे प्रश्न तो पूछे गए हैं, लेकिन अप्रोच विद्यार्थियों की थी कि यहां पर जनरली मैथ्स के लेवल्स होते हैं, हम कहते हैं लेवल 1 का क्वेश्चन है, लेवल 2 का क्वेश्चन है, तो यहां क्वेश्चन तो उन्होंने इन खंडों पे पूछे हैं आपसे, लेकिन क्वेश्चंस के जो डेटा थे उसमें थोड़ा सा उन्होंने चेंजेस किया। जो प्रश्न पूछने का तरीका था उसमें परिवर्तन हुआ है। कैलकुलेशन की बात कैसे, परसेंटेज के जनरली क्वेश्चंस पूछे गए, वो आपके मिक्स फ्रैक्शन पे आए। तो यदि मिक्स फ्रैक्शन आपसे बनता है, परसेंटेज बनता है, तो क्वेश्चन आपसे बनता। तो यहां पर हमको यह भी समझना है कि हम जो अभ्यास कर रहे हैं उसमें हम प्रीवियस पेपर को फोकस करें, प्रीवियस पेपर के साथ साथ हम ट्रेंड को भी समझें कि यदि इस स्थिति में कुछ परिवर्तन हो रहा है, कुछ नए क्वेश्चन इंक्लूड हो रहे हैं, तो ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है और ये आपका भी दायित्व बनता है कि आप इन प्रश्नों को समझकर उन पर भी अभ्यास शुरू करें। क्योंकि क्वालिफाई करने में कठिनाई की बात नहीं है, लेकिन चूंकि ऐसे क्वेश्चन अब जब पूछे जा रहे हैं तो आपको क्या करना है, अपने लेवल को थोड़ा सा बढ़ाना है कि हम यहां पर यदि मैथ्स हमारा अच्छा होगा तो उसका बेनिफिट आपको डिफरेंट एग्जाम्स में भी मिलता है। जितने वनडे एग्जाम्स होते हैं, यानी आप इसके अलावा सीजीपीएससी के अलावा व्यापम दे रहे हैं, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, इनके एग्जाम्स की भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं,
तो वहां भी आपको पता है कि ये खंड बड़ा महत्वपूर्ण होता है और एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, आपका स्कोरिंग पेपर होता है कि यहाँ इस खंड में आप यदि लीड लेते हैं तो उसका सीधा बेनिफिट आपको चाहे सीजीपीएससी के मेंस के एग्जाम में आप देख लीजिए या जो डिफरेंट वनडे एग्जाम्स होते हैं उसमें भी आपको बेनिफिट मिलता है। तो यहां जो बात हुई कि आपको कितने क्वेश्चन का टारगेट रखना है, किन बातों का ध्यान रखना है, तो यहां आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन है तो लैंग्वेज भी आप समय समय पर पढ़ते रहिए। डिसीजन मेकिंग कम्युनिकेशन स्किल के जो क्वेश्चंस है वो स्वाभाविक तौर पर इसीलिए होते हैं ताकि आप एक जब लोक सेवक बनने वाले हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आप डिसीजन किस प्रकार का लेते हैं। तो यहां पर कंप्रीहेंशन के फॉर्म में, पैसेज के फॉर्म में आपसे कोई समस्या देकर उसका समाधान पूछा जाएगा, विकल्पों के आधार पर कोई कंडीशन देकर, वो इवेंट देकर आपका इंटरेस्ट पूछा जाएगा। तो ये समझना है कि इस केस में हम प्रीवियस ईयर के पेपर्स का बहुत अच्छे से आकलन करते हुए, चाहे तो आप सी सेट के लिए यदि प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप यूपीएससी में भी जो सी सेट के पेपर्स आए हैं उन पे भी तैयारी कीजिए। सीजीपीएससी के साथ साथ यदि आपको फ्यूचर में यूपीएससी भी देना है तो वहां भी आप ये खंड कॉमन मिलेगा, आपको क्वेश्चन का लेवल आपको लगभग थोड़ा सा ऊपर का मिलेगा, कुछ कंप्रीहेंशन के क्वेश्चन वहां पे अच्छे मिलेंगे। तो यहां से एक तैयारी हो जाएगी कि आप छत्तीसगढ़ पीएससी के साथ साथ यूपीएससी के लिए भी सी सेट आपका प्रिपेयर हो जाएगा यदि आप यूपीएससी फ्यूचर में देना चाह रहे हैं। तो इन पर खंडों पे बात हुई। अब देखिए समस्या क्या क्या आती है विद्यार्थियों को कि टी सेट के पेपर में जो प्रॉब्लम्स आती हैं प्रमुख तौर पर, तो जैसे हमने पहले ही बात की आपसे कि समस्या प्रमुख आती है, क्वेश्चन पूरे हम रीड नहीं कर पाते। एक प्रमुख समस्या कि हम क्वेश्चन रीड नहीं कर पाते यानी क्वेश्चन पूरे अटेंड नहीं कर पाते। दूसरी समस्या कि जब एग्जाम में हम मैथ्स के प्रश्न बनाते हैं तो हमें ऑप्शंस में कंफ्यूजन होता है, यानी कहीं ना कहीं कैलकुलेशन का मामला होता है कि हम अपना कैलकुलेशन बनाते हैं फिर हम क्रॉस चेक करते हैं कि हमारा आंसर सही आया या नहीं। तो एक ही प्रश्न को आपने बनाया, आपने आंसर फाइंड आउट किया, फाइंड आउट करने के बाद आपको ऑप्शन में नहीं मिल रहा तो आप क्रॉस चेक करते कि आपसे गलती हुई, तो इसका मतलब वहां टाइम वेस्ट हमारा होता है। तो ये प्रमुख समस्याएं हैं इस खंड में। कई बार ऐसी भी समस्या आती है कि वो क्वेश्चन को अंडरस्टैंडिंग करने में आपको प्रॉब्लम होती है कि प्रश्न हमें समझ में नहीं आया इसलिए आप अटेंड नहीं कर पाए। डेटा इंटरप्रिटेशन के केस में क्वेश्चन भी लेवल 1 और लेवल 2 के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं कि डिफरेंट दो ऑब्जेक्ट देकर उनके कंपैरिजन, उनके एवरेज, उनके रेशियो, इन पे बात की जाती है। तो यहाँ पे बहुत जरूरी है कि जो बेसिक खंड हमारे, हमने पहले बात की, बेसिक प्रतिशत आपसे यदि अच्छा बनता है तो फिर डेटा इंटरप्रिटेशन प्रोबेबल आपसे अच्छा बनेगा। इस केस में यदि आपसे रेशियो निकालते बनता है और परसेंटेज में कंपेयर करते बनता है तो मोस्टली क्वेश्चंस में आपको रेशियो, एवरेज, परसेंटेज, इनके कंपैरिजन के ही क्वेश्चन मिलेंगे। अब डिफरेंट हो सकता है किसी केस में एक ही ऑब्जेक्ट देकर उसके साथ कंपेयर किया जाए, क्योंकि किसी केस में एक से अधिक ऑब्जेक्ट देकर, वैल्यू देकर उनका कंपैरिजन पूछा जाता है। तो जैसे इस बार इस खंड से लगभग आपसे 4 प्रश्न ही पूछे गए, 2 डेटा इंटरप्रिटेशन प्रश्न है लास्ट ईयर के पेपर में, लेकिन आमतौर पर ऐसा होता नहीं है कि यहां से लगभग आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाते थे अभी तक, 5 से 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन कि पाई चार्ट पर, टैबुलेशन पर, बार ग्राफ पर, पिक्टोग्राफ पर, लाइन ग्राफ पर। तो जनरली 2 खंड देकर लगभग 10 क्वेश्चन अभी तक यहां से पूछे जा रहे थे, इस बार यहां से 4 क्वेश्चन ही आए आपके। ठीक उसी प्रकार मुख्य परीक्षा में आपके लिए हेल्पफुल हो जाता है कि यहां से जो लॉन्ग क्वेश्चन बनता है मेंस में 8 अंकों पर, 10 अंकों पर, वो डेटा इंटरप्रिटेशन पर आपसे पूछा जा रहा है। स्टैटिक्स के क्वेश्चन वहां पे पूछे जाते हैं, तो स्टैटिक्स पे भी गणना का ही काम करना होता है कि मीन, मोड, मीडियन जो आपको फाइंड आउट करना है वो कहीं ना कहीं इन कैलकुलेशन पर ही बेस्ड होता है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि अब ये समस्याएं जो आ रही तो दूर कैसे करें। तो दूर कैसे करें, तो पहली समस्या ही क्वेश्चन हम पूरा अटेंड नहीं कर पाते हैं। तो यहां आपको समझना है कि जब स्टार्टिंग में आपको जो 5 मिनट का समय रहता है आपके पास, जैसे क्वेश्चन पेपर आपको मिला, तो आप उन 100 क्वेश्चंस पर एक नजर दौड़ा लीजिए, क्योंकि यदि आपने पहले से अभ्यास किया हुआ है, आपने मॉक टेस्ट दिए हुए हैं, तो ये बड़े इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है पेपर देखकर कि कौन से क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं और कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपको लग रहा है हाँ ये क्वेश्चन हमसे नहीं बन पाएगा। तो पहला काम हमें एनालिसिस करना है पेपर को देखकर, और वहां पे जो इजी क्वेश्चंस हैं उनको पहले हमको अटेंड करना है। किसी एक क्वेश्चन को लेकर हमें वहां पर ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। तो ये एग्जाम के अप्रोच को समझना है
कि क्वेश्चन को आप रीड कर लीजिए। जैसे जनरली लैंग्वेज के जो क्वेश्चंस होते हैं आपके, वो आप देखते हैं और आपको समझ में आता है कि हाँ इसका आंसर ये होगा, ये लोकोक्ति है, ये रिहाना है, ये यदि व्याकरण है, तो आपको देख के ही समझ में आ जाता है कि हाँ इसका आंसर ये होना चाहिए। जनरली कुछ शब्द यहाँ पे मीनिंग्स पे, शब्दार्थों पे आते हैं कि छत्तीसगढ़ी में इसे क्या कहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आप देखते ही साथ बना सकते हैं। तो इन प्रश्नों को आपको तुरंत बनाना है और अटेंड करना है। ठीक उसी प्रकार जब कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन होता है तो उसको रीड करना है आपको। तो आप यदि किसी पैसेज को, किसी कॉम्प्रिहेंशन को, किसी अनुच्छेद को पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के बाद उस अनुच्छेद से ही प्रश्न बनेंगे। तो यहाँ पे ध्यान देना कि यदि वहां आप समय दें उसको अटेंड कीजिए। जनरली पजल्स के क्वेश्चन टाइम टेकिंग होते हैं, रीजनिंग के खंड में सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन टाइम टेकिंग होते हैं। तो आपको ये समझना है कि उन खंडों में यदि ज्यादा समय लग रहा है तो उसको छोड़ते हुए आप दूसरे खंड उठाइए। कि रीजनिंग में भी आप खंड से देखेंगे, विभाजन जब होगा तो वहां वन लाइनर फॉर्मेट के भी क्वेश्चन होते हैं, कोडिंग डिकोडिंग है, एनालॉजी है, ब्लड रिलेशन हुआ, डायरेक्शन के क्वेश्चन हुए, कई बार वहीं पर भी कंडीशनल क्वेश्चन आपको मिलते हैं, डाइस से क्वेश्चन हुए, क्लॉक से क्वेश्चन हुए, क्यूब पर क्वेश्चन हुए। तो वो जो सिंगल फॉर्मेट के क्वेश्चन है वो आप पहले अटेंड कीजिए। मैथमेटिकल एबिलिटी पर बात करें कि गणितीय योग्यता के जो प्रश्न आते हैं तो उनमें भी जो क्वेश्चन पेपर होता है, जैसे इस बार भी जो क्वेश्चन पेपर था कि ऐसा नहीं था कि वो क्वालिफाई ना हो पाए, पेपर ऐसा बिल्कुल था कि वो क्वालिफाई और लोगों ने क्वालिफाई किया तभी मेंस लोगों ने दिए। तो आपको समझना है कि हमको अपनी अप्रोच को इस प्रकार से ले जाना है कि इस पेपर में मैथ्स के खंडों में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसकी हम इतनी तैयारी करें कि वो प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी से हमारी मुख्य परीक्षा में उस खंड की तैयारी हो जाए। तो आपको गणित में जो जो समस्याएं आएंगी इस पेपर में, तो हमने कहा कैलकुलेशन की प्रॉब्लम आएगी। तो कैलकुलेशन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपको प्रतिदिन प्रैक्टिस करना है कि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप प्रैक्टिस करते हुए इंप्रूव करते हैं। तो आपको प्रतिदिन का अभ्यास चाहिए इस केस में, और जितना हो सके आप जो सेल्फ स्टडी जब करते हैं तो सेल्फ स्टडी में आप कोशिश कीजिए 1 आवर, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो। हम क्लास में भी यही कहते हैं कि आप यदि टेक्निकल हैं, आपने इंजीनियरिंग की है, आप हो सकता है साइंस स्ट्रीम के दूसरे सब्जेक्ट के स्टूडेंट हो, आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हो, आप ह्यूमैनिटीज के हो, तो यहां हो सकता है कि आपका लेवल अलग अलग हो, यानी प्रीवियस जो नॉलेज है आपका वो अलग अलग हो सकता है। लेकिन यहां से जब किसी एग्जाम की तैयारी में आप आते हैं तो यही आपको आइडेंटिफाई करना है कि प्रीवियस नॉलेज में क्या क्या बेसिक चीजें हैं जो हमें नहीं आती है, जो नहीं आती हैं उनको इंप्रूव करना है। तो इसीलिए आप देखते हैं कि कहा जाता है कि क्लास 6 से लेकर 10 तक की मैथ्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो ये इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ बेसिक जो कैलकुलेशन की चीजें हैं कि नंबर सिस्टम में किसको क्या कहते हैं, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल नंबर एंड होल नंबर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। तो हमें ये बेसिक जब नॉलेज अच्छा होगा तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन चाहे नंबर सिस्टम के हों, चाहे वो कंडीशनल बेस्ड एवरेज पे हों, वो आपसे बनेंगे। तो आपको ये पहचानना है कि हमारी समस्या क्या है और उस आधार पर आपको तैयारी करनी है। तो इसके लिए ये जरूरी है लेकिन आप प्रैक्टिस करें। अधिकांश केसेस में ये होता है कि हम इस खंड को क्वालिफाइंग समझते हैं और हम क्या कहते हैं, हम सोचते हैं कि एग्जाम यदि फैब में होगा तो हम इसकी तैयारी कर लेंगे 2 से 3 महीनों में। तो मामला वहां एक्यूरेसी का और जो कैलकुलेशन की स्पीड है वो उतनी जल्दी इंप्रूव नहीं होती। तो आप भी अच्छे से समझते हैं कि यहाँ यदि कैलकुलेशन आप चाहते हैं अच्छा हो, एक्यूरेसी आए मैथ्स के खंड में, तो आपको इसका निरंतर अभ्यास करना है। उन खंडों पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लीजिए, प्रारंभिक परीक्षा के, मुख्य परीक्षा के, व्यापम के, और उन पर आप प्रैक्टिस करते रहिए। तो जब प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको पता है कि ये खंड आपका अच्छा पकड़ वाला सब्जेक्ट हो जाएगा, और इसमें यदि आपकी पकड़ अच्छी हो गई तो सी सेट क्वालिफाई करना बड़ा इजी हो जाता है, यानी विशेष चिंता की बात नहीं होती। और फिर यहाँ पे आकलन भी करना है, जैसे हमने कहा प्रश्न पत्र जिस प्रकार के यदि पूछे जा रहे हैं तो उस आधार पर प्रश्न को समझना और समझकर उसका सॉल्यूशन निकालना। तो हमने फिर कहा अंडरस्टैंडिंग, कैसे अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज होगी आपकी, कैसे समझ विकसित होगी कि गणित में कैसे प्रश्न अभी पूछे जा रहे हैं। तो इस पर आपको आकलन करना है कि प्रीवियस ईयर के पेपर देखने हैं, साथ ही साथ दूसरे एग्जाम्स जो हो रहे हैं, राज्य में हो रहे हैं या नेशनल लेवल के जो एग्जाम्स हो रहे हैं, यदि वो प्रश्न पत्र आपको देखने मिलते हैं, आप हो सकता है पेपर में अपीयर हो रहे हो, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई अपीयर हो रहा हो, नहीं तो मैगजीन्स जो आती हैं, समसामयिकी की जो मैगजीन्स आती हैं उसमें भी वो पेपर्स अवेलेबल इजीली होते हैं। तो वहां से एक एनालिसिस भी करना है कि जो डिफरेंट स्टेट्स हैं या सीजी
एमपी या नियरेस्ट जो स्टेट्स में पीसीएस के एग्जाम्स हो रहे हैं वहां सीसेट पेपर कैसा आ रहा है। तो यहां से भी अंडरस्टैंडिंग का लेवल आपका बढ़ जाएगा कि आपको समझ में आने लगेगा कि इस अप्रोच के क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो हमने कहा इस पर प्रैक्टिस करनी है आपको। प्रश्नों पर जितना अभ्यास करेंगे उतने प्रश्न आपको समझ में आएंगे और इजीली आपसे फिर ये खंड बनने लगेगा। अब इसके बाद क्या पढ़ना चाहिए कि इस खंड में यदि हम बात करें तो इसके लिए हमें क्या क्या पढ़ना है सी सेट को अच्छा करने के लिए। तो आप ध्यान देंगे सी सेट के लिए जो बुक्स, यदि हम मैथ्स के खंड में बात करें तो हम दोनों ही खंडों में बात करें कि प्रारंभिक परीक्षा और जो मुख्य परीक्षा का खंड है उसमें बेसिक जो क्वेश्चन है 10th लेवल के क्वेश्चन है, लेकिन कुछ कुछ खंडों में आपको 11th 12th के सेगमेंट मिलेंगे। जैसे सीरीज के क्वेश्चन हुए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, तो सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे। प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन हुए, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हुए, प्रायिकता, क्रमचय, संचय, ये थोड़ा सा हायर मैथमेटिक्स हो जाती है, लेकिन यहां से दिखता है कि एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपसे प्री में और मेंस के सिलेबस में इंक्लूडेड है। तो हम ये नहीं कहेंगे 10th तक ही मामला है, 10th तक की अप्रोच है, लेकिन उसमें क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल अलग अलग हो सकता है। तो यही आपको समझना है कि पहले क्लास 6 से हम क्यों बात कर रहे हैं, ताकि जो बेसिक मामला है परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, स्पीड टाइम डिस्टेंस, जो बेसिक लेवल हमारे स्ट्रांग हो जाए। फिर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको हम डिवाइड कर लेते हैं कि लेवल 1 का क्वेश्चन है, ये टाइप 2 का क्वेश्चन है, ये टाइप 3 का क्वेश्चन है, ये टाइप 4 का क्वेश्चन है। तो जब जब आप इस पर अभ्यास करते चलेंगे तो ऐसे क्वेश्चन आसानी से बनेंगे। लेकिन सबका मूल तो यही है कि जो बेसिक फाउंडेशन है हमारा वो स्ट्रांग होना चाहिए। तो ये आप एनसीईआरटी की बुक्स फॉलो कर सकते हैं इसमें, ठीक है, या फिर सीजी बोर्ड जो है उसमें भी आप 6 to 10 की बुक एज अ प्रैक्टिस फॉलो कर सकते हैं। हमारे यहाँ से पब्लिकेशन की किताबें हैं, युवाचार पब्लिकेशन, वो बुक्स फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको लगता है नहीं हमको कि कोई रेफरेंस बुक फॉलो करनी है तो कोई 10th लेवल पर अदर रेफरेंस बुक्स भी आती है, वो भी फॉलो कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप कॉम्पिटिटिव बुक्स फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा मानना है कि आप कोई एक ही बुक कॉम्पिटिटिव लेकर उस पर बार बार अभ्यास कीजिए। कि कई बार होता है कि आप 2 से 3 किताबें, 4 किताबें पढ़ते हुए उस पर प्रैक्टिस करते हैं, तो ऐसा नहीं, आप कोई एक कॉम्पिटिटिव बुक लीजिए, उस पर बार बार अभ्यास कीजिए। उसमें यदि कोई कुछ खंड आपको मिस लग रहे हैं कि कुछ खंड नहीं दिए हैं तो आप उन खंडों को आप अलग से नोट डाउन कर सकते हैं कि ये चीजें 11th से हैं, ये 12th के हैं, तो कुछ खंड आपको बुकलेट के फॉर्म में भी मिल जाता है, ठीक है। तो ये क्या पढ़ना चाहिए और कहां से पढ़ना चाहिए ये समझ में आ रहा है आपको। रीजनिंग के खंड की बात करें तो रीजनिंग में भी आपको यहाँ के क्लास नोट्स मिल जाते हैं, टेक्स्ट बुक्स मिल जाती हैं। तो रीजनिंग में भी ऐसी कोई समस्या की बात नहीं कि आप उसको पढ़ें और ना बने, ठीक है। तो रीजनिंग के साथ भी मामला प्रैक्टिस का ही हो जाता है। जैसे आप अभ्यास करते चलेंगे इस क्षेत्र में आपकी पकड़ मजबूत बनेगी और क्वेश्चन जल्दी अटेंड होंगे। इसके बाद यदि लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज में भी युवाचार पब्लिकेशन की किताबें हैं आपके पास, वो फॉलो कर सकते हैं। आपको लगता नहीं कोई और रेफरेंस बुक हमको 10th लेवल की फॉलो करनी है तो जो पाठ्य पुस्तकें आती हैं या रेफरेंस बुक्स आपको मिलती हैं वो भी आप इजीली फॉलो कर सकते हैं लैंग्वेज के लिए। कम्युनिकेशन और डिसीजन मेकिंग स्किल्स के लिए आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स देख सकते हैं। कुछ यूपीएससी के जो पेपर्स अनसॉल्व्ड होते हैं वहां से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इस खंड में दोनों ही मीडियम के विद्यार्थी, चाहे वो हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो, दोनों ही खंडों पर मार्केट में आपके पास रिसोर्स अवेलेबल है। क्लासरूम स्टडी की बात करें तो हम यहाँ पर डेली आईएएस में आपको प्री में के साथ साथ मेंस की तैयारी भी करवाते हैं। कहने का मतलब जब सीसेट हम पढ़ाते हैं तो उस अप्रोच में आपसे यह बात करते हैं कि इस क्वेश्चन को हम शॉर्ट ट्रिक में कैसे बनाएं, इसी क्वेश्चन को लॉन्ग मेथड में कैसे बनाएं, इसी क्वेश्चन को हम ऑप्शन से देखकर कैसे बनाएं। तो जब ये डिफरेंट अप्रोच आप सीख जाते हैं तो ये प्रश्न पत्र बड़ा इजी हो जाता है आपके लिए और फिर क्वालिफाइंग वाला मामला नहीं होता यहां पर। तो साथ में आप अभ्यास करते हुए इसे आप और अच्छा कर सकते हैं। अब यदि हम कहें कि मैथ्स के विद्यार्थियों को या फिर इस खंड में विद्यार्थियों को जो समस्याएं आती हैं उसके क्या मूल कारण हैं,
तो मूल कारण में यदि हम जाएं तो सबके लिए हमने देखा अलग अलग कारण हो सकते हैं कि प्रीवियस नॉलेज का लेवल सबका अलग अलग है। किसी ने फाउंडेशन लेवल में हो सकता है इस खंड पर अभ्यास कम किया, किसी ने अभ्यास अच्छा किया, तो उसका अंतर यहां पे आपको देखने को मिलता है। फिर कई बार आपका इंटरेस्ट भी होता है कि पर्सनल इंटरेस्ट किसी सब्जेक्ट को लेकर, तो वो भी एक मामला होता है कि कुछ विद्यार्थियों के लिए गणित कठिन हो जाता है तो कुछ के लिए वो आसान हो जाता है, तो पर्सनल इंटरेस्ट का भी मामला है। लेकिन अब यदि आपको यहां से एक पोस्ट चाहिए, सीजीपीएससी की अच्छी पोस्ट चाहिए, तो आपको समझना है कि कम से कम हमारा मैथ्स रीजनिंग का खंड इतना होना चाहिए कि प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ मुख्य परीक्षा में जो 50 अंक का खंड है वहां हम अधिक से अधिक अंक अर्जित करें। तो ये अप्रोच आपकी अभी से होगी, तब सी सेट पे आप फोकस कर पाएंगे। और फिर क्यों सी सेट इंपॉर्टेंट है तो आपको समझ में आ रहा है कि मेंस में भी इसकी इंपॉर्टेंस बनी हुई है और पेपर 4 में साइंस के साथ इसको आपको देना होता है। तो यहां आपको समझना है कि जब ये खंड आपका शुरू से स्ट्रांग होगा तो यहां मेंस में आकर विशेष मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वहां फिर मेहनत करनी है क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग पर, उनके अरेंजमेंट पर, उनके लिखने के तरीके पर। तो आपको अब समझ में आने लगा कि सी सेट के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं जो आपको करनी है। ठीक, यहां पर अब यह ध्यान देना है कि यहां जो कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं कुछ खंडों पे, यदि हम आपसे बात करें तो जैसे सिंपली हम बात करते हैं, जैसे नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चन होते हैं स्क्वायर पर। तो जैसे सिंपल सही क्वेश्चन हम आपसे पूछें कि नंबर 13 के स्क्वायर और 14 के स्क्वायर के मध्य कितनी प्राकृतिक संख्याएं आती हैं? हाउ मेनी नेचुरल नंबर बिटवीन 13 स्क्वायर एंड 14 स्क्वायर? तो देखिए प्रश्न तो बड़ा आसान है कि 13 का स्क्वायर यदि आपको याद है तो आप कहेंगे ये 169 और 14 का स्क्वायर 196। हमसे इनके मध्य की संख्याएं पूछी गई हैं, यानी जो 170 से स्टार्ट होते हुए 195 पर खत्म होंगी। लेकिन अभी आप ये काउंटिंग करेंगे, लेकिन यदि कोई मैथड्स हमारे पास होगा तो उस स्थिति में आपको पता है ये प्रश्न जल्दी बनेगा आपसे। तो इस केस में हम क्या कहते हैं, जब दो कंसेक्यूटिव नंबर्स पर ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाए कि दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों के मध्य संख्याएं पूछी जाए, तो हम कहते हैं इनके मध्य जो संख्याएं होंगी वो हमेशा छोटी संख्या का दुगुना। तो अब यहां से आप काउंटिंग कर सकते हैं कि 170 से लेकर यदि 195 तक काउंटिंग करेंगे तो कुल आपको 26 संख्याएं मिलेंगी जो प्राकृतिक संख्या है। अब कई बार मामला होता है कि हम डेफिनेशन पर नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याओं को समझें, तो प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत कहां से होती है? 1 से। तो कुछ बेसिक संख्याएं हैं जिनकी डेफिनेशंस पर हमारी अप्रोच अच्छी होनी चाहिए ताकि वो प्रश्न को हम समझ पाए। अब कुछ विद्यार्थियों के लिए सिंपल सा क्वेश्चन हो सकता है, कुछ के लिए क्वेश्चन कठिन हो जाता है। तो सीधा मामला है कि हमको ये पहले अप्रोच समझनी है, फिर इस पर ये जो मेथड्स होते हैं ये टेक्निक को हमको समझना है। तो ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसी खंड में। जैसे हम अगले प्रश्न में बात करें, जो अक्सर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है किसी शतरंज के बोर्ड में, यानी चेस बोर्ड में, किसी चेस बोर्ड में कुल कितने वर्ग होते हैं? हाउ मेनी स्क्वायर इन अ चेस बोर्ड? किसी शतरंज के बोर्ड में कुल कितने वर्ग होते हैं? तो यहां पे इंपॉर्टेंट अभी आ जाता है कि चेस बोर्ड, तो चेस बोर्ड यानी शतरंज का बोर्ड आप सभी ने देखा है, और आप फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बोर्ड आपने देखा है, लेकिन ये पूछने का प्रश्न का उद्देश्य क्या है ये आपको समझना है। कि जैसे यदि हम चेस बोर्ड की बात करें तो इस केस में आप सभी देखते हैं कि जब नंबर ऑफ रो एंड कॉलम की बात होती है तो ये 8 क्रॉस 8 में डिवाइड होता है, यानी 8 पंक्तियां होती हैं इसमें और 8 स्तंभ होते हैं। कि आप अच्छे से जानते हैं कि यहां पर जैसे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, देयर आर 8 रो एंड 8 कॉलम, तो इसको भी डिवाइड कर दे दी 1, दिस इज 2 3
4 5 6 7 and finally this is 8. So there are 8 row and 8 column in a chessboard. अब ये क्वेश्चन आपसे मुख्य परीक्षा में पूछा भी गया है या कुछ डिफरेंट एग्जाम्स में ये क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन जो पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन रीजनिंग का भी है और कहीं ना कहीं मैथमेटिकल कैलकुलेशन का भी है। अब स्क्वायर का मतलब यहाँ जो वर्ग आपको दिखाई दे रहे हैं ये काउंट ये करके बताने कुल कितने वर्ग हैं। तो इस विद्यार्थी इस प्रश्न को कई बार समझ नहीं पाते, वो सोचते हैं कि यहाँ जो दिखाई दे रहे हैं अंदर वो वर्ग काउंट करने। तो कई बार वो कहते हैं नहीं, चेस के बोर्ड में 64 घर होते हैं, तो 64 घर होते हैं तो पता है आपको 32 ब्लैक कलर के, 32 व्हाइट कलर के। लेकिन यहाँ क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी स्क्वायर्स इन दिस चेस बोर्ड। तो अब इसको ध्यान से आप समझिए कि जब ऐसा कोई प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है तो ये जो आप कह रहे हैं कि जो 64 घर आपको दिखाई दे रहा है अंदर की ओर, तो हम कहेंगे ये जो 64 घर हैं ये वो घर है जिनका डायमेंशन 1x1 का है। यानी 64 घर या 64 वर्ग वो हैं जो अंदर की ओर आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब आप इनके डायमेंशन को इंक्रीज करते हैं, जैसे आप कहते हैं ये 2x2, किस केस में 2 पंक्तियां और 2 स्तंभ लेकर यदि बात करें तो क्या ये वर्ग नहीं होगा, ये भी होगा। तो इस केस में जब आप 2x2 डायमेंशन के स्क्वायर निकालेंगे तो आप काउंट करेंगे तो वो 49 मिलने वाले। यानी रिवर्स ऑर्डर में आप अप्रोच को समझना है कि जब पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या आपस में बराबर हो, नंबर ऑफ रो एंड कॉलम आर इक्विवेलेंट, so in this case always remember we can find out the sum of their squares and where value is given is n। कि यहां हम क्या करते हैं कि इस प्रश्न को जब आप बनाते हैं साधारण तौर पर, तो जब आप कुल वर्गों की संख्या निकालेंगे कि हाउ मेनी टोटल स्क्वायर्स, तो जब आप टोटल स्क्वायर निकालेंगे तो यहां जो अप्रोच आप फॉलो करेंगे वो आपको ध्यान देना है कि संख्या 1 से लेकर संख्या 8 तक के वर्गों का आपको योगफल निकालना है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो जो स्क्वायर पर आपसे पूछा जाए एंड नंबर ऑफ रो एंड कॉलम आर इक्विवेलेंट, तो वहां हम इसी अप्रोच को फॉलो करेंगे। अब अभी हम जो बात कर रहे हैं वो 1 बाय 1 कैलकुलेशन की बात हो रही है कि 1x1 के 64 घर, 2x2 के, तो हमने कहा ये 1x1 के, ये 2x2 के, फिर इसी क्रॉस में 3x3 के 36 घर हो जाएंगे, 4x4, तो इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि ये भुजाएं हैं। जैसे हमने कहा 3x3 का मतलब, तो इसका मतलब ये 3x3 हो गया। इसी केस में हम कह रहे हैं अभी 4x4, तो 4x4 का तात्पर्य हो जाएगा कि 4 लंबाई और 4 चौड़ाई। तो ये भी देखिए सब स्क्वायर बने, तो ऐसे कितने बनेंगे, तो डायमेंशन के फॉर्म में आप बात करें कि 4x4 में जो बनने वाले हैं वो 6 के बाद ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। 5x4 डायमेंशन में कितने बनेंगे, तो इस केस में हम बोलेंगे ये 4 का स्क्वायर बनेगा। इसी केस में हम कहेंगे कि 6x6 के कितने बनेंगे, तो इस केस में आप रिवर्स फॉर्म में कहोगे 3 का स्क्वायर बनेगा। 7x7 के कितने बनेंगे, तो आप कहोगे 2 का स्क्वायर यानी 4 बनेगा। और फाइनली 8x8 में कितने बनेंगे, तो 1 आप कहोगे। 1 क्यों, क्योंकि जो लास्ट में आपको बड़ा स्क्वायर दिख रहा है जो आउटर में बना हुआ है बाहर में, ये सिंगल स्क्वायर होगा जिसकी लंबाई और चौड़ाई 8-8 होगी। अब इनका सबका टोटल कर दें तो देखिए इसी फॉर्मेट में हमको मिलने वाला है, और इन सब का टोटल जब आप कर योगफल निकालेंगे वो 204 होता है। इसीलिए हम कहते हैं चेस बोर्ड में कुल वर्गों की संख्या 204 होती है। तो एक अप्रोच ये थी। ठीक, यहां पर इसी क्वेश्चन को बनाने के लिए हम सम ऑफ एन स्क्वायर रूल भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे अभी मुख्य परीक्षा की यदि हम बात करें तो 8 अंकों पे प्रश्न आया, तब आपने ये अप्रोच फाइंड की। यदि ये 2 अंकों पे प्रश्न आया, इंपॉर्टेंट है कि हमें समेशन एन स्क्वायर का रूल पता होना चाहिए कि n प्लस 1 एंड दिस इज 2n प्लस 1/6। तो ये 2 अंकों पर 4 अंकों पर यदि प्रश्न आ जाता है मुख्य परीक्षा में, तो हमें क्या करना है कि n का मतलब जो वैल्यू यहां दी हुई है आप इस फॉर्मूले में n के स्थान पर 8 रख दीजिए। तो 8 प्लस 1 9, 8 टू द 16 प्लस 1 17 डिवाइडेड बाय 6। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप तो देखिए कि 2 से कैंसिल करते हैं तो 2 3 जा एंड 2 4 जा, दिस इज 3 1 जा 3 3 जा, तो 4 3 जा 12 मल्टीप्लाई विद 17। तो इन दिस केस 17 मल्टीप्लाई विद 12 यानी 17 में 12 का गुणा करें तो आप टेबल काउंट कीजिए, 17 2 जा 34, 17 1 जा 17 प्लस 3 20, इट मींस रिजल्ट बिकम्स 204। तो यहां से भी आपको समझ में आया कि शतरंज के बोर्ड में कुल वर्गों की संख्या 204 होती है।
तो ऐसे ढेर सारे प्रश्न बनेंगे जो लॉजिकल रीजनिंग पे बनेंगे, आपके काउंटिंग ऑफ फिगर्स पर बनेंगे, और ये ट्रायंगल्स पर, स्क्वायर पर, रेक्टेंगल पर, स्ट्रेट लाइंस पर, डिफरेंट डायमेंशन के क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको अब समझ में आ रहा होगा कि इसीलिए हम कह रहे हैं कि मैथ्स का कैलकुलेशन आपका अच्छा है तो इससे रिलेटेड रीजनिंग के भी जो क्वेश्चन बनेंगे, लॉजिकल रीजनिंग के, मेंटल कैलकुलेशन रीजनिंग के, वो आपसे अच्छे बनने लगेंगे। ठीक इसी केस में बेसिक क्वेश्चन आपके जो पूछे जाते हैं, तो जैसे कुछ खंडों पे हम बात कर ही रहे हैं, तो इसमें हम श्रृंखला लाते हुए जो आगे के हम वीडियोस बनाएंगे उसमें श्रृंखला लाते हुए अलग अलग सेगमेंट पर आपसे बात करेंगे। और कमेंट्स में आप ये भी बताइए किस टॉपिक पे आप चाहते हैं वीडियो, तो उस टॉपिक पे आपको वीडियो हम बनाकर प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस हैं उनको इंक्लूड करते हुए, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, व्यापम के एग्जाम्स हैं, इससे रिलेटेड जो परीक्षाओं पर आपको डाउट लगता है कि ये क्वेश्चंस पर या इस टॉपिक पे वीडियो बनने चाहिए, तो आप कमेंट्स बॉक्स में हमें बताइए। हम उन टॉपिक्स पे वन बाय वन जो भी इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स होंगे वो आप तक लेकर पहुंचाएंगे, ताकि मैथ्स को लेकर या इस खंड को लेकर विद्यार्थियों के मन में जो दुविधा है या आपके कुछ जो डाउट्स हैं उनको हम कैसे सॉल्व कर सके। तो आपको ये ध्यान देना है कि कुछ प्रैक्टिस आपको भी करनी है, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि यदि इस बार आपने पेपर दिया है और किसी कारणवश आप चयनित नहीं हो पाए हैं तो असफलता एक चुनौती है, उसको स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जय कार नहीं होती। तो इसीलिए हम कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो निश्चित रूप से आप लगातार मेहनत करते रहिए और कंटिन्यूटी आपको चाहिए कि लगातार आप सतत अभ्यास करते रहिए, तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। धन्यवाद।